हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम एक करंट इशू के साथ आपको एक ऐसा टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं जिसका संबंध विश्व में चल रही तमाम तरह की तनातनी का है। तनातनी का मतलब ये है स्ट्रेटेजिक जो वॉर चल रहा है पूरे विश्व में, चाहे वो भारत, चीन और पाकिस्तान का हो, या अमेरिका और कैरेबियन सी का हो, या चीन सागर का हो, हिंद महासागर हो, या फिर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। पूरे विश्व में हर जगह स्ट्रेटेजिक वॉर हो रहा है और इस स्ट्रेटेजिक वॉर में आज जिस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है पूर्वी भूमध्य सागर का एक जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय है, जो तुर्की और ग्रीस के बीच में है। इस पूरी जो करंट स्टेटस है और ये करंट स्टेटस कैसे आज यहाँ तक पहुँचा, इस सब को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, अभी की क्या समस्या है। तो देखिए, करंट इशू ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ग्रीस ने तुर्की के तट से केवल 2 किलोमीटर दूर, ध्यान रखिएगा, तुर्की के तट से केवल 2 किलोमीटर दूर कॉस्टेलोरिजा एक छोटा सा द्वीप है, जिस द्वीप पे ग्रीस ने क्या किया, सैन्य तैनात कर दिया, अतिरिक्त सैन्य बल भेज दिया। और जो ये अतिरिक्त सैन्य बल है उसको भेजने के बाद से तुर्की इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। करना भी चाहिए तुर्की इसको ऑब्जेक्शन, लेकिन ग्रीस ये कह रहा है कि ये एक सामान्य मॉक ड्रिल है। यही वर्तमान स्थिति है, जबकि तुर्की इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये पूरी जो स्थिति है उसका जन्म पहले से ही हो चुका है, यानी हमें 1 वर्ष पूर्व जाना होगा। और 1 वर्ष पूर्व ही क्यों कहें, हमें एक डेट से इसकी शुरुआत करेंगे। वो डेट, वो ईयर है 1982। 1982 में 1982 में क्या हुआ, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बॉर्डर्स, यानी यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी बॉर्डर्स, यानी सागरीय क्षेत्रों में जो बॉर्डर्स हैं उनमें यूएन का एक कन्वेंशन होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो किसी भी देश का जो क्षेत्र है वो उसकी आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट का सीड है। क्यों? क्योंकि जब ग्रीस को इस 1982 के यूएन कन्वेंशन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है तो इस ज्यादातर सागर जो है वहां पर ग्रीस को क्या है, वहां पर ग्रीस को एक सहायता मिलती है। कौन कौन से सागर देखिए, यहां पे है एजियन सागर, ये है ब्लैक सी, और ये है एड्रियाटिक। ठीक, और ये तो पूरा है भूमध्य सागर। यहां तक। तो जब 1982 के इस लॉ से ग्रीस को क्या है, ज्यादा एरिया पर कवरेज मिलती है, तुर्की ये कहता है कि इस तरीके के 1982 के तरीके के किसी भी लॉ को तुर्की मानने से मना कर देता है। और तुर्की कहता है कि किसी भी समुद्र क्षेत्र पर जो अधिकार हो वो उसकी आर्थिक गतिविधियों के कारण होते हैं, ऐसा तुर्की का मत है, और वो 1982 के मत को मानने से मना कर देता है। अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि एक जो नियम है उसको तुर्की मानता नहीं और ग्रीस उसी यूएन के नियम का हवाला देकर इस पूर्वी भूमध्य सागर में आर्थिक गतिविधियों, और आर्थिक गतिविधियों का दूसरा अर्थ क्या है, ऊर्जा, संसाधनों की खोज।
अब इस ऊर्जा संसाधनों की खोज में क्या होता है, इस ऊर्जा संसाधनों की खोज में तुर्की अलग कर दिया जाता है। तुर्की कब अलग किया जाता है, एक नई प्रक्रिया के तहत, EMGF। ये एक यूनियन है और ये यूनियन है पूर्वी भूमध्य सागर में गैस फोरम, यानी पूर्वी भूमध्य सागर, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में जो संसाधनों या कह सकते हैं ऊर्जा संसाधनों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप से या इस फोरम से किसको बाहर कर दिया गया है, इसमें से तुर्की को बाहर कर दिया गया है। जब बात पूर्वी भूमध्य सागर को हो, आप एक देश को छोड़ दें तो क्या होगा, यहां पे जो तुर्की है वो बाहर है इस फोरम से। जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का गल्फ का सागर फोरम है, ये यहां से तुर्की बाहर है। और ये किस लिए है, ये ओपेक, इसे पूर्वी भूमध्य सागर के ओपेक की संज्ञा भी प्राप्त है। जैसे ओपेक है ना, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कंट्रीज का, तो वैसे ही पेट्रोलियम का ये, या कह सकते हैं ऊर्जा संसाधनों का एक फोरम है जिसमें से तुर्की को बाहर कर दिया गया। अब जब तुर्की बाहर हो गया, मिस्र है, ग्रीस है, साइप्रस है, इजराइल है, इटली है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, पर तुर्की नहीं है। सारे देश हैं पर तुर्की नहीं है, तो तुर्की को साशंकित होना एक स्वाभाविक सी बात है। यह तीसरी स्थिति हो गई। फिर स्थितियां और आगे बढ़ी। ये और स्थितियां तब बढ़ी जब लीबिया में मिस्र और यूएई, यानी मिस्र और यूएई जो है वो लीबियन नेशनल आर्मी का समर्थन करता है। यानी मिस्र और यूएई, देखिए अब कितना कॉन्फ्लिक्ट है। मिस्र और यूएई जो है वो क्या करता है, लीबियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करता है। ये दोनों यहां पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिस्र और यूएई समर्थन कर रहे हैं लीबियन नेशनल आर्मी को, और जबकि जो तुर्की है वो लीबिया की जेएनए को समर्थन करता है। लीबिया में एक और है JGNA, इसको कौन समर्थन कर, इसका समर्थक कौन है, तुर्की। और जो LNA है वर्सेस GNA है, इन दोनों में। अब तुर्की समर्थन करता है GNA को, और मिस्र समर्थन करता है और यूए करता है LNA को जो लीबिया में है। और मिस्र का समर्थक कौन है, ग्रीस। देखिए कितना दूरदर्शी है ये सभी। दोस्त का दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होने लगा। अब यही कंडीशन यहां लगी कि भाई तुम हमारे, अब मिस्र का संबंध है ग्रीस से, और जब मिस्र जिसको सपोर्ट कर रहा है उसके विरोधी को सपोर्ट कर रहा है तुर्की, तो एक कॉन्फ्लिक्ट और जन्म लेता है कि लीबिया में जो सरकार बनी है वो यूएन सपोर्ट की है, और उस यूएन सपोर्ट की सरकार को जो समर्थन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो तुर्की कर रहा है। तो उसके विरोध में जो है वो मिस्र और यूएई है, और मिस्र किसका समर्थक है, ग्रीस का समर्थक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है, और ये ग्रुप इसी पूर्वी भूमध्य सागर में एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है। मतलब संसाधनों के वर्चस्व से जो ये पूर्वी भूमध्य सागर की लड़ाई चली थी वो अब और आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर आगे क्या हो रहा, इसी बीच ग्रीस और मिस्र के बीच समुद्री समझौता, ग्रीस तथा मिस्र यानी इजिप्ट के बीच समुद्री समझौता होता है। और ठीक यही कंडीशन यहां भी होती है कि लीबिया और तुर्की के बीच समझौता होता है। लीबिया तथा तुर्की के बीच समझौता होता है। अब देखिए सब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। फिर ये नवंबर 2019 में तुर्की और लीबिया के बीच में समझौता हो जाता है। फिर एक और कंडीशन आती है कि ग्रीस साइप्रस, यानी ग्रीस के साथ कौन है, साइप्रस, और ग्रीस
तथा साइप्रस के समर्थन में कौन आ रहा है? यूरोपीय शक्ति आ रही है, फ्रांस। ग्रीस और साइप्रस के साथ कौन आ रहा है? फ्रांस। और ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीस के पीछे जो सपोर्ट है वो किसका है? वो फ्रांस का है। तो ग्रीस के पीछे सपोर्ट किसका है? फ्रांस का है। और चाहिए सबको क्या? पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधन। सीड है ऊर्जा संसाधन ही, लेकिन अब लड़ाई बहुत आगे तक निकल चुकी है। आगे कैसे निकल रही है, आगे फिर बढ़ते हैं। इसके अलावा तुर्की ने 26 अगस्त से 11 सितंबर के बीच, अब तुर्की देखिए क्या कर रहा है, 26 अगस्त से 11 सितंबर के बीच क्या कर रहा है? ये ड्रिलिंग का काम कर रहा है, यानी शूटिंग ड्रिल। का काम। और कहां पे? कहां पर? साइप्रस के पूर्व में। पूर्व में। और आधा साइप्रस का जो क्षेत्र है वो किसके कब्जे में आ रहा है, या वहां पर कार्य कौन कर रहा है? ग्रीस कर रहा है। तो इस भाग में ग्रीस पहुंच चुका है। यहां पर तुर्की ने अपनी काम को शुरू कर दिया है। अब मामला आगे बढ़ता है। और क्या क्या इसमें है? इसी बीच तुर्की एक तरह की कूटनीति, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की की एक कूटनीति है, वह है ब्लू होमलैंड डॉक्ट्राइन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दिखाने से ज्यादा एक्शन पे बात करना। ब्लू होमलैंड डॉक्ट्राइन जो है वो क्या है कि ये कूटनीति है कि हमें दिखाना नहीं है, समझाना नहीं है, हमें कार्य करना है। और तुर्की इसी पे कार्य कर रहा है। और उसने कह दिया ये बात, उसने ये कह दिया कि अब कोई भी तुर्की को उस स्थिति में ना समझे कि हम केवल बात करेंगे। अब तुर्की कार्य करने पर जोर ज्यादा दे रहा है। इसी बीच लीबिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीबिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को समर्थन प्राप्त है। किसका? मिस्र और यूएई का। अब इसी बीच एक बड़ा कार्य होता है। बड़ा कार्य क्या होता है कि यहां पर, यानी इस पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक सैन्य अभ्यास होता है, जिस सैन्य अभ्यास में कौन है? यूएई है। जिस सैन्य अभ्यास में कौन है? फ्रांस है। जिस सैन्य अभ्यास में कौन है? ग्रीस है, साइप्रस है। ये सब एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। कहां पर? इसी पूर्वी भूमध्य सागर में। तब फिर तुर्की को आशंकित हो गया वो कि भाई ये लोग यहां पे क्यों इतना अपनी गतिविधि कर रहे हैं? फ्रांस तुम यहां हो, यूएई तुम यहां हो। तो फिर तुर्की को समझ में आने लगा कि भाई कुछ तो है हमें घेरने के लिए। इस पूरे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की को अलग थलग करने के लिए ही ये सारी स्थितियां बन रही हैं। और इसके पीछे एक और सीडिंग है। वो सीडिंग क्या है? आखिरकार यूएई के क्या हित हैं यहां पे? यूएई क्यों यहां पे आ रहा है? यूएई इसलिए आ रहा है कि तुर्की जो है वो राजनैतिक इस्लाम का स्पॉन्सर माना जाता है। और जिसका ये कौन है? राजनीतिक इस्लाम का स्पॉन्सर कौन है? तुर्की। और इसके विरोध में कौन है? यूएई और मिस्र, यानी इजिप्ट। ये दोनों क्या हैं? इस तुर्की के राजनीतिक इस्लामिक स्पॉन्सरिज्म को क्या करते हैं? ये चैलेंज करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं। आप ये जानते हैं कि तुर्की में जो इस्लामीकरण है वो दूसरे तरीके का है।
वहाँ पे जो इस्लाम के पुराने ट्रेडिशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एक धार्मिक कारण आ गया, कल्चरल कारण आ गया, और फिर यहां पे जो संसाधन आने लगे वो ऊर्जा की खोज क्या है, ये दूसरा नंबर पे आ गया। ये एक कारण हो गया, ये दो कारण हो गया। तीसरा, ये जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का एनर्जी फोरम है वहां से तुर्की को बाहर कर दिया गया। ये सारी तीनों जो स्थितियां थी ये सब मिलके क्या बना रही हैं, वर्तमान की स्थिति को और ज्यादा ज्वलंत बना रही हैं। फिर इसी बीच ग्रीस ने क्या किया, ग्रीस को दो लोगों का साथ मिल रहा है, एक फ्रांस प्लस इटली। ग्रीस फ्रांस और इटली के दम पे क्या कर रहा है, पूर्वी भूमध्य सागर में दावा जो है वो क्या कर रहा है, वो मजबूत कर रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में दावा मजबूत कर रहा है। अब फ्रांस और इटली जो इतने दूर हैं उनका यहां क्या काम है, क्यों यहां आ रहे हैं, यूएई इतना दूर है, उनका क्या काम है, क्यों वो आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि डायरेक्ट तो वो दावा कर नहीं सकते हैं यहां पे संसाधनों के लिए, तो वो किसी साथी के साथ, चूंकि ग्रीस और तुर्की में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक यहां पर अधिकार कर पाएगा, तो ये यही समझ रहे हैं कि चूंकि टेक्निकली तो ग्रीस का ही हक बनता है 1982 के यूएन कन्वेंशन के अनुसार, और बात बाद में क्या होगी, टेक्निकली जो स्ट्रांग होगा, जो पेपरली स्ट्रांग होगा, उसके साथ सभी खड़े होंगे। तो उन्होंने शुरुआत ही कर दी है कि हम ग्रीस के साथ, यूएई इतना दूर है, वो भी समर्थन, अब चूंकि तुर्की क्या है, उसका राजनीतिक इस्लामिक विरोधी है, तो यूएई का अपना हित है यहां पर। और फ्रांस और इटली जान रहे हैं कि आने वाले समय में जो ऊर्जा संसाधनों की यहां पर ड्रिलिंग होगी उसमें हम ग्रीस के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हिस्सेदारी कर पाएंगे, इसलिए अभी से वो ग्रीस के साथ हो गए हैं। और तुर्की, क्योंकि तुर्की का जो रवैया है वो आक्रामक है, और ये आज के विरोधी नहीं है, बहुत पहले से विरोधी चले आ रहे हैं। तो उसमें आग में घी का काम किसने किया, पहला काम तो इसने आग में घी का काम किया कि जो EMGF से तुर्की को बाहर कर दिया गया, और दूसरा जो घी का काम किया उसमें और जो उसने ज्वलंत किया वो कोस्टल एरिया में ग्रीस का खुद सैनिक भेजना और पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की का अपने जहाजों को भेज के ड्रिलिंग के काम को अंजाम देने की शुरुआत करना। इस बीच तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद और बढ़ गया, और अब ये तुर्की कहता है कि हम ये बात नहीं सोचते कि अब हम केवल कहेंगे, अब हम करेंगे। एक चीज आपको यहां क्लियर हो गई कि एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसमें ग्रीस, साइप्रस, यूएस और फ्रांस हैं। ग्रीस, साइप्रस, यूएस और यूएई और फ्रांस आ गए। इतने लोग मिलने के बाद तुर्की की एक और खास बात है, वो नाटो में हिस्सेदारी चाहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं, ये दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, और ये यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म, सोचिए हैं दोनों साथ में ही, लेकिन ये फिर भी लड़ रहे हैं। ऐसे में जो नाटो है वो ये चाहता है कि ग्रीस और तुर्की आपस में मिल बैठ के बात कर ले। यूएन भी यही चाहता है, यहां तक कि यहां पे बैठा रशिया भी चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सुधर जाए। अब रशिया क्यों चाहता है कॉन्फ्लिक्ट सुधर जाए? रशिया इसलिए चाहता है क्योंकि वो इतना दूर है, उससे संसाधनों से कोई मतलब नहीं है, तो वो चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सुधर जाए, जबकि इटली और फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच रशिया ये भी नहीं चाहता है कि हम इस पूरे सीन से दूर ही रह जाएं, तो उसने भी क्या किया कि यहां पर एक सैन्य अभ्यास की वो डिमांड रख रहा है, मांग रख रहा है कि हम यहां पर एक सैन्य अभ्यास करें। तो इस पूरे सीन में, जिसकी शुरुआत 1982 के जो यूएन कन्वेंशन है उससे सागरीय क्षेत्र में क्षेत्रीय बंटवारे से शुरू होता है, और वो आज और बीच में कब आता है, संसाधनों पर कब्जा करना, और संसाधनों पर कब्जा करने से लेकर के
तुर्की को एक ग्रुप से बाहर करना, संसाधनों पे अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा बनाने के लिए फ्रांस, इटली और ग्रीस का एक गठजोड़ में होना, इसके अलावा तुर्की और लीबिया का गठजोड़ में होना, मिस्र और ग्रीस का गठजोड़ होना, यूएई का इसी ग्रीस के गठजोड़ में शामिल होना, ये सब किस लिए है? ये सब साइप्रस का जो क्षेत्र है, इस साइप्रस के क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों के एक्सप्लोइटेशन के लिए है, उसके खनन के लिए है, उस पर कब्जा जमाने के लिए है। लगभग चीजें हमने कवर की इसमें। अब इसके बाद दो पक्ष सामने आ गए, कंक्लूड करते हैं इसे। इटली, यूएई, मिस्र और ग्रीस। दूसरा तुर्की, लीबिया। पेपर में कौन स्ट्रांग है? ग्रीस का जो पक्ष है वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो यूएन के चार्टर पे ही काम कर रहा है। तुर्की जो है वो अग्रेसिव है। कारण इसका क्या है? क्योंकि वो अपने आप को इस पूरे क्षेत्र से अलग थलग समझता है, तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वो इस पर कार्य कर रहा है। इस पूरी स्थिति में पक्ष किसी का भी मजबूत हो, किसी भी का कमजोर हो, पर संसाधनों के अतिदोहन की जो शुरुआत औद्योगिक काल से हो चुकी है, वो अब सागरों के कोने कोने तक पहुंच रही है, और निश्चित रूप से ये मानव जीवन के लिए और सागरीय संसाधनों के लिए बहुत हानिकारक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।